नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज दोपहर को 2 बजे से ठीक है, आपका जो इंटरमीडिएट का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम वो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखिए कक्षा 11 सस्य विज्ञान भाग 1 जो है उसकी 2024-25 के सत्र में ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके पास से सिर्फ आपको आज ही शाम को रात में आपको पेपर सोल्यूशन मिलेगा जो आज पेपर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक और मॉडल पेपर हल करेंगे। ठीक है, ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लास्ट में हल कर रहे हैं। हो सकता है ये पेपर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे और ये पेपर है भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, आपका एग्जाम जो है वो आज बेस्ट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी का आता है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है। पूछ रहा है कि कौन सी इसमें क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है हमारी सॉइल में या लैंड में। ऑप्शन में क्या दिया है? धान, मक्का, गन्ना, बरसी। आपको पता है दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। आपको यह भी पता है दलहनी फसलें लेगुमिनेसी कुल से आती हैं। धान का कुल लेगुमिनेसी नहीं, पोएसी होता है। मक्का का भी पोएसी होता है, गन्ना का भी पोएसी होता है। कौन सा बच गया? बरसी। बरसी में लेगुमिनेसी कुल का ये स्थिरीकरण करता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, बरसीम। आगे देखते हैं, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा कौन सी मुख्य है। तो ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था, हिमाचल पर पेपर पड़ा है, उसको आप जरूर देखेंगे। इसमें आपका बहुत ही है तो आसान क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ये उत्तर प्रदेश में बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये गंगा नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर नदियां ज्यादा हैं। फिर देखिए रोगिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, आपको कमेंट में बताना है आपको कौन सा लग रहा है। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही होगा, भिन्न प्रकार के पौधों को निकालना। रोगिंग का मतलब ही होता है कि जो अनडिजायरेबल प्लांट हैं, अवांछनीय पौधे हैं, उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए और क्या हो जाएगा, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में किस बीमारी के बढ़ने की संभावना। देखिए जो ओजोन लेयर है वो उसको हार्म हो रहा है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको रोकती है। और ओजोन परत को क्षति हो रही है तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो नहीं सही से रोक पा रही है, तो इससे स्किन कैंसर बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्वचा कैंसर इससे बढ़ता है। ठीक, फिर पूछ रहा है डेपोक विधि संबंधित है, तो दो यानी कौड़ी का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा धान। ठीक है, डेपोक विधि जो है वो जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है मनीला फिलीपींस, वहां से निकली है। 11 से 14 दिन में फसल तैयार होती है। और इसमें क्या करते हैं कि ये तो क्वेश्चन आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, इससे ज्यादा नहीं यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर बातें रही। फिर आगे देखिए क्या पूछ रहा है, गन्ना कितने वर्ष की फसल है। आपको पता है कि अगर 1 वर्ष की फसल रहेगी तो उसको एनुअल कहते हैं, 2 वर्ष की रहेगी बाइनियल कहते हैं। आपको जानना चाहिए गन्ना जो है वो बहुवर्षीय फसल है। ठीक है, यानी 2 वर्ष से ज्यादा की है। बहुवर्षीय यानी पेरेनियल क्रॉप है गन्ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर पूछ रहा है हरी खाद के लिए जो सनई होती है सनहेम, उसको यानी उसको बोने के कितने दिन बाद हम पलट देंगे। तो इसमें आप जो है क्या, ये तो देखिए 7 से 8 सप्ताह। ठीक है, 7 से 8 सप्ताह हो गया, लेकिन आपका क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, दिन में आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 7 49, तो 49 से 7 56, 49 से 56 दिन, एकदम एक्यूरेट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे 49 से 56 दिन। कोई 45 से 50 दिन लिख दिया वो भी सही है, 50 से 55 लिख दिया वो भी सही है। एकदम अगर एक्यूरेट चाहे 49 से 56, और इससे भी ज्यादा एक्यूरेट चाहे तो 49 56 को जोड़ दे दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए और एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा 49 से 56 दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसान को कौन सा बीज बोना चाहिए। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, किसान को प्रमाणित बीज बोना चाहिए, सर्टिफाइड सीड, जिसको हमारी गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफिकेशन देती है, प्रमाणन करती है, वो बीज बोना है, यानी प्रमाणित बीज। ठीक, पूछ रहा है विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन घोषित किया गया है। जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है वो किस दिन अनाउंस किया गया है, तो ये आपको जानना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 15 जुलाई। ठीक है, अभी 2025 में भी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पौध उगाने की डेपोक विधि किस फसल से संबंधित है। देखिए वो विकल्पी में भी आया था, तो ये धान से हो जाएगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसे सीड रेट 1.5 से 3.5 kg लगती है पर वर्ग मीटर में, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, फिर देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछ रहा है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइज। ठीक है, SO4, ये होता है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, NH4 का होल ट्वाइज SO4। ठीक, फिर आगे देखिए क्या पूछ रहा है, खरपतवार नियंत्रण की 2 भौतिक विधियां, वीड कंट्रोल की आपको 2 फिजिकल मेथड बतानी है, तो कौन कौन सा है। देखिए पहले तो आप
सिंपल सी विधि है, निराई गुड़ाई करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग प्रूनिंग कर देते हैं। इसके अलावा आप क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब यह है कि जैसे हम एक बार क्रॉप लगाएंगे, अगले सीजन में हम नॉन वीड क्रॉप लगाएंगे, तो उससे वीड जो है वो नियंत्रित होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9, PMKY का एक उद्देश्य। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात की जा रही है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आपको एक ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो नाम ही में है कि कौशल को विकसित करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 9वें क्वेश्चन में आपका हो जाएगा युवाओं में, जो यूथ है, युवाओं में जॉब भूमिका का कौशल जो है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जो यूथ है उनमें जॉब रोल का जो स्किल है उसको आइडेंटिफाई करना, ये इसका हो जाएगा। फिर पूछ रहा है आपका 10वां क्वेश्चन, मृदा संरचना जो सॉइल स्ट्रक्चर होती है उसको प्रभावित करने वाले 2 कारक, ठीक है। तो मृदा संरचना के बारे में अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। इसका 2 कारक, पहला तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जलवायु यानी क्लाइमेट, और दूसरा जैव पदार्थ यानी बायो मटेरियल है, ठीक है, बायोटिक मटेरियल, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टार्टर घोल क्या है, तो ये हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। स्टार्टर सोल्यूशन, देखिए स्टार्टर सोल्यूशन होता क्या है 11वें क्वेश्चन में। तो देखिए जो हमारी क्रॉप होती है, तो जो उसका प्लांटिंग का टाइम होता है, रोपण का समय होता है, उस समय जो हमारे पौधे हैं उनमें हम जो उर्वरक होता है, फर्टिलाइजर, उसका एक डाइल्यूट सोल्यूशन डालते हैं। तो यही आपका कहलाता है यहाँ पर आपका स्टार्टर सोल्यूशन। क्या होगा, रोपण के समय पादपों पर उर्वरक का यानी तनु यानी जो है डाइल्यूट घोल डालना आपका यहाँ पर यानी स्टार्टर सोल्यूशन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मृदा संरचना क्या है, मृदा संरचना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर, तो सॉइल स्ट्रक्चर का क्या है पूछ रहा है, तो एकदम एक लाइन में मैं परिभाषा बता दूं जो आपको बुक पे नहीं मिलेगी। सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, मृदा कणों की व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बस इससे ज्यादा डिफिनेशन नहीं, एक लाइन की डिफिनेशन सही है। देखिए मृदा संरचना फिर क्या पूछ रहा है, प्रकार। तो वैसे तो मृदा संरचना 4 प्रकार की होती है। पहली होती है प्लेटी संरचना, जिसको प्लेटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरी होती है प्रिज्म के समान, जिसको प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तीसरी होती है ब्लॉकी संरचना यानी ब्लॉकी स्ट्रक्चर, और चौथी यहाँ पर हो जाएगी आपकी गोलाकार संरचना यानी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए अगर हम जो हमारी सॉइल है उसको हम मान लें कि वो संरचना गोलाकार है उसकी, ठीक है, तो इस प्रकार से जो मृदा के कण हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। यानी 4 प्रकार की पहली संरचना हो गई, कौन कौन सी, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी और गोलाकार। और अगर गोलाकार मानेंगे तो फिर 4 प्रकार की बनती हैं, दानेदार या कणिका में, स्तंभाकार, ठोस या सहत, तिरछी या तिर्यक, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, वाइवा में पूछ भी अगर मृदा हम गोलाकार मान रहे हैं तो 4 संरचना मिलेगी, दानेदार, स्तंभाकार, ठोसाकार, तिर्यक, ठीक है। एक फार्मूला याद रखेंगे जो मुझे भी इंटरमीडिएट में हमारे सर ने बताई थी, दासठोती, दा से दानेदार, ठीक है, स से स्तंभाकार, ये ठोस से ठोसाकार, टी से तिर्यक, ये हो जाएगी, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, देख लीजिए, हरी खाद की फसल कौन कौन सी है, हरी खाद की, और किसी एक फसल का आपको वर्णन करना है, ठीक है। क्या 13वें क्वेश्चन में ये आपका कर है, तो ये देख लेते हैं हरी खाद की फसलें। तो हरी खाद की फसलों में जैसे आपका 3 इंपॉर्टेंट है, सनई है, ढैंचा है, मोट है, उर्द, मूंग, ग्वार, लोबिया, मेथी, सैंजी, खेसारी, मुरैला, ये सारी आपकी हरी खाद की फसलें हैं। अब देखिए वर्णन आप कैसे करेंगे। देखिए हरी खाद की फसल को खरीफ में पहली वर्षा के बाद शीघ्र बो देना चाहिए। आलू के लिए हरी खाद की फसल को जून के प्रारंभ में ही बोना सर्वोत्तम रहेगा। सनई का बीज 100 किलोग्राम व ढैंचा का बीज 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। 50 किलोग्राम फास्फोरस भी बुआई के समय देना चाहिए। बीज को खेत में बिखेर कर देसी हल या कल्टीवेटर द्वारा जुताई करके मिट्टी में मिलाकर पलट देना चाहिए। हरी खाद की फसल को उस समय जोतना सर्वोत्तम रहेगा जब उनमें फूल आने को हो। 7 से 8 सप्ताह वाली सनई की फसल पलटने के 7 से 8 सप्ताह जो है उस सनई की फसल जो है वो पलटने के लिए सर्वोत्तम है। गेहूं आलू के लिए उगाई गई हरी खाद की फसल को अगस्त के प्रथम सप्ताह तक अवश्य जोत देना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, जिससे उसे सड़ने का पर्याप्त समय मिल सके, ठीक है। और देख लीजिए क्या है, तो इस प्रकार से इसका जो है पूरा जो है आप यहाँ पर यानी वर्णन कर सकते हैं। और भी लिख सकते हैं जैसे आपका धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल 6 से 7 दिन बाद पूर्व खेत में जोतना चाहिए और खेत में पानी भर देना चाहिए। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और सनई की फसल जो है वो हरी खाद से लगभग 84 किलोग्राम
तथा ढैंचा की फसल से 77 किलोग्राम। ठीक है, देखिए जो सनई की क्रॉप होती है उससे 84 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाता है और ढैंचा से आपका 77 किलोग्राम। इसके अलावा और भी वर्णन कर सकते हैं, जैसे हरी खाद के सड़ाव के लिए फसल को खेत में पलटने के 1 महीने के भीतर वर्षा न होने पर खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। और क्या, देखिए हरी खाद की फसल को जुताई से पहले पाटा लगाकर गिराने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से उसी दिशा में जोतना चाहिए जिस दिशा में पाटा घुमाया गया हो। तो इस प्रकार से आप वर्णन कर देंगे। ठीक है, फिर पूछ रहा है टीलेज यानी भू परिष्करण जो है, टीलेज जो होता है उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, टीलेज पर आपको यानी यहाँ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगी। टीलेज होता क्या है ये आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो देखिए फसल हमको क्रॉप ग्रो करना है तो उसके लिए जो सॉइल है उसको हम कैसे उचित प्रकार से प्रॉपरली उसको अरेंज करेंगे, वही टीलेज कहलाता है। यानी टीलेज एक शब्द में आप बोल देंगे फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, मृदा का भौतिक हेरफेर जो है वो भू परिष्करण कहलाता है। ठीक है, फसल उगाने हेतु भूमि को उचित बनाना भू परिष्करण कहलाता है। भूमि की ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर, जोतकर उसे बुआई या पौधरोपण योग्य बनाते हैं। फादर ऑफ टीलेज आपको यहाँ पे लिख देंगे, सही रहेगा, जेथ्रो टूल है फादर ऑफ टीलेज, और इन्होंने ही वीड जो शब्द है वो दिया था और हर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखी थी। टीलेज के ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे टीलेज का ऑब्जेक्टिव है जो वीड है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, मृदा भुरभुरी होने से जल वायु आदि का आवागमन अच्छी प्रकार से होगा, खाद अच्छे से मिल जाएगी। दो प्रकार के टीलेज होते हैं, प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज। प्राइमरी टीलेज जो बुआई से पहले की जाए, ये की जाती है मृदा की कठोरता दूर करने के लिए और मृदा की लेवलिंग करने के लिए। सेकेंडरी टीलेज जो है वो इन्हें बुआई की बात करते हैं और ये सीड बेड तैयार करने के लिए की जाती है। तो ये आपका टीलेज का हो जाएगा। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मक्का की खेती का वर्णन आपको यहाँ पर जो है निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। तो यहाँ पर आपका क्या क्या लिखना है, मक्का की आपको संस्तुत प्रजातियां सबसे पहले बतानी है। तो देखिए कौन कौन सी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है मक्का की वह कौन कौन सी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर जो है प्रजातियों में लिख सकते हैं संकर प्रजातियां, जैसे गंगा 1, गंगा 2, गंगा 5। इसके अलावा रणजीत है, हाई स्टार्च है। संकुल प्रजातियों में अंबर, किसान सोना, विक्रम, जवाहर और माही धवन है। इसके अलावा आपका क्या ये नवीन है, तरुण है, नवजोत है। सफेद प्रजातियों में गंगा सफेद 4 हाई स्टार्च। इसके अलावा और भी प्रजातियां हैं ओपेक 2 जीन वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रजातियां हो जाएंगी। फिर बोने का समय हम 20 दर, तो आपको पता है। ठीक है, मक्का किस ऋतु की फसल है आपको ये जानना चाहिए। ठीक है, तो मक्का जो है खरीफ ऋतु की फसल है और खरीफ ऋतु की जो बुआई है वो 15 जून से 15 जुलाई तक की जाती है। तो बोने का समय क्या हो जाएगा आपका 15 जून से 15 जुलाई। ठीक है, उसके बाद से 20 दर पूछी जा रही है। तो सीड रेट में आपका गोबर की खाद 10 से 15 टन देंगे पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 से 90 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटेशियम आपका 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर देना है। ठीक है, फिर देखिए खाद एवं उर्वरक मैंने बता दिया, सिंचाई और उपज, तो ये भी आपको ध्यान में देना है। मक्के में कब कब सिंचाई करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपज आपको कितनी मिल जाती है, अगर संकुल मक्का है तो 30 से 40 टन मिल जाएगी, संकर है तो आपका जो है 60 टन मिलेगी, यानी संकुल में 30 टन, संकर में 60 टन। ठीक है, सीधे दूना उसका मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। फिर पूछ रहा है या देखिए आप या तो आप मक्का वाला करें या अथवा में दिया है उर्वरक के बारे में आपको लिखना है। क्या कह रहा है, उर्वरक किसे कहते हैं वो बताएंगे और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में आपको बताना है। देखिए उर्वरक जो है इसकी एक बहुत ही बढ़िया डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं जो किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। क्या डिफिनेशन है, देखिए मृदा उर्वरता बढ़ाने वाले वे पदार्थ जिनमें, ठीक है, क्या मृदा उर्वरता बढ़ाने वाले वे पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जो कार्बनिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, यानी उनमें कार्बन पाया जाता है। तो ये होता है मृदा, क्या फिर से प्रश्न देखिए, मृदा उर्वरता बढ़ाने वाले वे पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं जिनमें एक या दो, ठीक है, एक या दो पोषक तत्व पाए जाते हैं लेकिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वे पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके से पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आपको पता है पोषक तत्व जो है यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैक्रो एलिमेंट यानी बहुमात्रिक और दूसरा माइक्रो यानी सूक्ष्मात्रिक। ठीक, मैक्रो में आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ठीक है, आपके 8 जो पोषक तत्व हैं वो मैक्रो में आते हैं। कौन कौन से, देखिए नहीं 9 आते हैं। सूक्ष्म बृहद मात्रिक में 9 पोषक तत्व आते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके अलावा आपका माइक्रो में आपका और जो 8 पोषक तत्व है माइक्रो में आते हैं। जैसे आपका क्या क्या है, आयरन है, मैग्नीज, जिंक, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, ये चीजें आपकी यहाँ पर यानी माइक्रो में आ जाते हैं। तो
ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। फिर पूछ रहा है उर्वरक एवं फसल सुरक्षा रसायन का पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। तो देखिए जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है और क्रॉप जो आपका फसल सुरक्षा रसायन है, ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन या प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल है, उनका चूंकि प्रभाव पड़ेगा ही, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। तो उसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। इसी से बचने के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको अपनाया जा रहा है, ठीक है। या तो आप उर्वरक वाला लिखे या करके दिया भारत में जनसंख्या दबाव तथा वनों की छीड़ता पर टिप्पणी लिखिए। काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो भारत में है, जनसंख्या दबाव, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुके हैं। 145 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो चुकी है, उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक। और भारत में 33% जो वन है वो होने चाहिए, जबकि हैं कितने, 21% के आसपास वन है। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। 17वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए 17वां क्वेश्चन आपको आलू के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आलू आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, 11th में है लेकिन 12th में भी पूछ दी जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आलू की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। इसमें संस्तुत प्रजातियां, देखिए आलू की प्रजातियां कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, कुफरी सोना है, फिर आपका देखिए कुफरी अलंकार है, कुफरी देवा है, कुफरी सिंदूरी है। अब क्रम से देख लीजिए, अगेती प्रजातियां ये 70 से 90 दिन में तैयार होती हैं। इसमें कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज, कुफरी अलंकार, कुफरी लवकार, कुफरी नवजोत। फिर मध्यम प्रजातियां जो 100 दिन में तैयार होती हैं, कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी चिपसोना, कुफरी शीतमान, कुफरी सुवर्णा, कुफरी चमत्कार। पछेती प्रजातियां 110 दिन से ज़्यादा लेती हैं। इसमें कुफरी सिंदूरी, कुफरी देवा, कुफरी मेघदूत, कुफरी जीवन, ठीक है, कुफरी मेघा है, कुफरी जीवन है, कुफरी मेघदूत है, सॉरी कुफरी मेघा है, ठीक है, कुफरी जीवन है। और क्लोनल वाली कुफरी रेड है। मैदानों क्षेत्रों के लिए कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज है। तो ये सारी यहाँ पर वैरायटी हो जाएंगी, जिसमें भी कुफरी लगेगा वो आलू की प्रजाति हो जाएगी, ठीक है। बोने का समय एवं बीज दर, तो आलू रबी ऋतु की फसल आपको पता होगा, तो इसकी बुआई 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, ठीक है। थ्योरेटिकल बुक में की दी हुई भाषा के हिसाब से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी हम बुआई जो है वो करते हैं। फिर क्या पूछ रहा है, बीज दर, ठीक है। आलू में कितना जो आप सीड रेट है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो आलू में जो बीज दर है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपको आलू के बारे में लिखना था कि प्रजातियां कौन कौन सी हैं और उपज वगैरह यहाँ पर जो है आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बीज दर पहले बता देते हैं आपको। तो आलू में जो बीज दर पड़ती है 20 से 30 कुंटल, ठीक है। 3 आंखों वाले जो ट्यूबर हैं वो लेने हैं आपको। किसी किताब में 20 से 25 कुंटल मिलेगा, किसी में 25 से 30 कुंटल। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। 3 आंखों वाले आलू आपको लेने हैं। फिर खाद एवं उर्वरक, तो खाद एवं उर्वरक जो है ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा जो उर्वरक है कितना देते हैं, इस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सिंचाई, तो आलू जो है चूंकि रबी ऋतु की फसल है तो ये शॉर्ट डे प्लांट होती है। उपज जो कितनी है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आलू जो है आपको कितना यील्ड देती है, ठीक है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर खाद उर्वरक यहाँ पर छूट रहा था, मैं भूल रहा था। तो खाद उर्वरक कितना देंगे, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 120 केजी देंगे, फास्फोरस 50 केजी देंगे और जो पोटास है वो 50 से 100 केजी देंगे। इस प्रकार से जो है हम, ठीक है, 1 सेकेंड, नाइट्रोजन 120 से 150 केजी, फास्फोरस 50 से 100 केजी और पोटेशियम 150 से 90 केजी पर हेक्टेयर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका क्लास जो है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो आज की ये मॉडल पेपर है वो खत्म होता है। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और स्पेशली मैं बोलूँगा कि आपको कमेंट अवश्य करना है। देखिए कम्युनिकेशन हम लोगों में हो रहा है, एक सफल संचार हो रहा है, तो किसी भी कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल होने के लिए जो फीडबैक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक यानी कमेंट आपको अवश्य करना है। वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, तभी कम्युनिकेशन माना जाएगा। जब आप बीएससी जी करेंगे तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सब्जेक्ट में आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड एक बार फिर से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।